Namaste everybody. Once again welcome to Pavitra Education Point. Today we are going to discuss BA first year section C and question is prose appreciation. Let's start the class. Question is, what do you mean by prose appreciation? Explain in detail the required literary aspect to appreciate prose piece. This question has importance of 20 marks and very important question for section C. Let's start the answer. The phrase prose appreciation has been coined. जो फ्रेज है प्रोज एप्रिसिएशन हैज़ बीन कॉइंड, उसका निर्माण हुआ है, उसे बनाया गया है बाय 3 वर्ड्स, 3 शब्दों से मिलकर के, लिटरेरी, प्रोज एंड एप्रिसिएशन. बिफोर एनालाइजिंग द प्रोज एप्रिसिएशन को एनालाइज करने से पहले, विश्लेषण उसका करने से पहले, वी शुड गो थ्रू द नेचर ऑफ दिस 3 वर्ड्स. वी शुड गो थ्रू का मतलब होता है अध्ययन करना या उसके अंदर जाकर आना, या आप समझ सकते हो कि गहनता से किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना. तो वी शुड गो थ्रू द नेचर ऑफ दीज 3 वर्ड्स. हमें इन 3 शब्दों के नेचर को, प्रकृति को जानना पड़ेगा, उसका अध्ययन हमें करना चाहिए. सो द एसेंस ऑफ दिस फ्रेज कैन बी एक्वायर्ड. सो द एसेंस, इसलिए सार, एसेंस का मतलब होता है सार. सो द एसेंस ऑफ दिस फ्रेज, इस फ्रेज का जो सार है, कैन बी एक्वायर्ड, उसे प्राप्त किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेफिनेशंस, आगे लिखी हुई कुछ परिभाषाओं से. ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर. द टर्म लिटरेचर इज यूज्ड इन ए वाइड सेंस. वैसे मैंने लिटरेचर की बहुत सारी डेफिनेशंस आपको लिखाई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. द टर्म लिटरेचर इज यूज्ड इन ए वाइड सेंस टू रेफर टू रिटन वर्क्स एंड प्रिंटेड मटेरियल दैट गिव इंफॉर्मेशन. द टर्म लिटरेचर, लिटरेचर जो टर्म है, इज यूज, उसका प्रयोग किया जाता है इन ए वाइड सेंस, विस्तृत क्षेत्र में, टू रेफर टू रिटन वर्क्स, जो लिखित वर्क्स, कृतियों के लिए रेफर किया जाता है, एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, और प्रिंटेड मटेरियल के लिए रेफर होता है, दैट गिव द टर्म लिटरेचर इज यूज्ड इन ए वाइड सेंस. जो टर्म लिटरेचर है उसका विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है. टू रेफर टू रिटन वर्क्स, ये लिखित कृतियों के लिए, प्रिंटेड मटेरियल के लिए इसका यूज होता है. दैट गिव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन देता है. वी हैव ऑलरेडी read a lot of definitions, so many definitions in the classroom. तो ये कोई ज़्यादा मायने नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कोई डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखें ज़्यादा बेहतर है. लिटरेचर में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ इमेजिनेटिव वर्क्स. लिटरेचर में बी डिफाइंड, लिटरेचर को परिभाषित किया जा सकता है एज द स्टडी ऑफ इमेजिनेशन, एक इमेजिनेशन की स्टडी के तौर पर. दैट रिलेट सर्टेन आस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो रिलेट होता है, संबंधित होता है, सर्टेन आस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, कई मानव अनुभवों के साथ, अनुभवों के पहलुओं के साथ. एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू. अकॉर्डिंग टू मूडी, यहाँ एक मूडी साहब की हमने डेफिनेशन भी रखी है. अकॉर्डिंग टू मूडी, मूडी के अनुसार लिटरेचर ब्रिंग्स अस बैक, साहित्य हमें वापस लाता है, टू द रियलिटीज, वास्तविकताओं पर, ऑफ ह्यूमन, मानव जीवन की. यानी जो साहित्य होता है वो मानव को उसकी वास्तविकताओं में वापस लाता है, वास्तविक सिचुएशन, प्रॉब्लम, और उसकी सिचुएशन में वापस सिचुएशन में लेके आता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, फीलिंग्स को बताता है, एंड रिलेशनशिप्स, और संबंधों को भी बात करता है. यानी जो साहित्य है वो मनुष्य को उसकी वास्तविकता की जो स्थिति है, समस्याएं हैं, फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप हैं, उन सब में वापस लेकर आता है. जॉनर ऑफ लिटरेचर, अगर जॉनर्स की बात करें लिटरेचर की, तो देखें कौन कौन से जॉनर हैं. पोइट्री है, प्रोज है, ड्रामा है. प्रोज की अगर हम बात करें, द टर्म प्रोज रेफर्स, प्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रोज एनालिसिस ही कर रहे हैं, प्रोज एप्रिसिएशन ही कर रहे हैं, तो प्रोज को समझना बहुत महत्वपूर्ण भी है. द टर्म प्रोज रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ लिटरेचर, जो टर्म है प्रोज रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ लिटरेचर, वो एक विशेष प्रकार के अंग्रेजी साहित्य के प्रकार से जुड़ा हुआ है.
रिटन इन ऑर्डनरी फॉर्म ऑफ स्पोकन और रिटन नरेटिव, जो लिखा जाता है एक सामान्य स्पोकन फॉर्म में या फिर लिखित विवरणात्मक तथ्यों में। नरेटिव मीन्स कथनात्मक, विवरणात्मक, यानी कि एक स्टोरी टाइप लाइक दैट। प्रोज वर्क्स डू नॉट हैव रिद्म और राइम। प्रोज जो वर्क्स होता है उसमें रिद्म नहीं होती, राइम नहीं होती है। प्रोज वर्क्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। प्रोज का जो वर्क्स है उसे आगे और डिवाइड किया गया है इनटू 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस में। ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, नेमली नॉवल, नोवेला एंड शॉर्ट स्टोरीज। लेंथ की बेसिस पर, और जिनके नाम है नॉवेल्स, नोवेला है और शॉर्ट स्टोरीज है। ओके, ये प्रोज के खंड हैं, नॉवल है, नोवेला है, शॉर्ट स्टोरीज है। इनके परिभाषाओं में नहीं जाना हमें, बस ये नाम आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन की। हमने सबसे पहले लिटरेचर को समझा, फिर प्रोज को समझा, अब हम समझेंगे एप्रिसिएशन क्या होता है। इससे बनेगा लिटरेरी प्रोज एप्रिसिएशन। लिटरेचर से क्या बनेगा? लिटरेरी। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन है, ये फ्रेम है। द एक्ट ऑफ रिकॉग्नाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट समथिंग इज वैल्यूएबल एंड इम्पोर्टेंट। द एक्ट कायर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, पहचानने का, और अंडरस्टैंडिंग, और समझने का, दैट समथिंग इज वैल्यूएबल, कोई चीज़ बड़ी वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है, एंड इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है, वैल्यूएबल है, कीमती है। अब इससे बना है लिटरेरी एप्रिसिएशन। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है? लिटरेरी एप्रिसिएशन है। लिटरेरी एप्रिसिएशन इज एबिलिटी टू स्टडी। लिटरेरी एप्रिसिएशन जो होता है इज द एबिलिटी टू स्टडी, वो अध्ययन करने की क्षमता होती है। अंडरस्टैंड, उसे समझने की क्षमता होती है। एवेल्यूट, मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। और मेक ए क्रिटिकल जजमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क्स, एंड मेक ए क्रिटिकल जजमेंट, और एक क्रिटिकल जजमेंट बनाने की, एक क्रिटिकल आलोचनात्मक निर्णय देने की एक क्षमता होती है। किसकी? ऑफ लिटरेरी वर्क्स, काव्य की या साहित्य की कृतियों की। द राइटिंग स्टाइल, थीम्स, फिगर, इसमें किस किस चीज़ को सम्मिलित किया जाता है ये भी आपको मेंशन करना है। द राइटिंग स्टाइल्स, लेखन शैली, थीम्स, विषय वस्तु, फिगरेटिव यानी फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक दैट, एंड नॉन फिगरेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, और भाषा के नॉन फिगरेटिव यूज को भी इसमें बताया जाता है। लिटरेरी डिवाइसेज एंड अदर एलिमेंट्स दैट आर विजिबल। लिटरेरी डिवाइसेज और दूसरे जो एलिमेंट हैं दैट आर विजिबल, जो दृश्य होते हैं इन द लिटरेरी वर्क में, आर कंसिडर्ड एंड स्टडीड, उन्हें यहाँ देखा जाता है, समझा जाता है और उनका अध्ययन भी किया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ लिटरेरी एप्रिसिएशन, लिटरेरी एप्रिसिएशन के माध्यम से। यहाँ तक हमने बस इतना जाना है इन 3 शब्दों के बारे में। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें हम 2 क्वेश्चन एप्रिसिएशन के तैयार करेंगे और फिर इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हम तैयार कर रहे हैं। और अब देखो कुछ स्टूडेंट्स कल कह रहे थे सर बहुत बड़ा है, तो भाई नंबर जो है, मार्किंग जो है वो भी बहुत बड़ी है। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का मतलब लगभग 3% अकेला क्वेश्चन बना रहा है, तो इतना तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लें। चलिए आगे हम बात करते हैं, फिर स्टेंजा बाय स्टेंजा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर क्लास लाइव नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, थोड़ी इस समय क्रिटिकल स्थिति चल रही है, तो ये हम इस तरह से क्लास आपको दे रहे हैं। प्रोज इज प्राइमरली read फॉर मीनिंग, इंफॉर्मेशन एंड नॉट फॉर इट्स रिद्म एंड म्यूजिक। प्रोज इज प्राइमरली रेड, प्राथमिक रूप से जो प्रोज होता है उसे पढ़ा जाता है। फॉर मीनिंग, अर्थ के लिए, इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, एंड नॉट फॉर इट्स रिद्म, इसे नहीं पढ़ा जाता इसके रिद्म के लिए, लय के लिए, एंड म्यूजिक, संगीत के लिए। दो इट मे प्लीज अस जस्ट एज पोएट्री प्लीजेस, फिर भी ये हमें उसी प्रकार आनंद प्रदान करता है जैसे पोएट्री आनंद प्रदान करती है। द डिक्शन ऑफ प्रोज इज कनेक्टेड मोर विद द डेफिनेट मीनिंग्स। जो डिक्शन होता है, डिक्शन का मतलब है सलेक्शन ऑफ वर्ड्स। द डिक्शन ऑफ प्रोज इज कनेक्टेड, जो प्रोज का डिक्शन है वो कनेक्टेड होता है मोर विद डेफिनेट मीनिंग्स, अत्यधिक निश्चित मीनिंग के साथ। नॉट मेयर लैंग्वेज अफेक्टेड, सिर्फ इसके लिए नहीं कि भाषा कोई प्रभावित उसे करती है, भाषा के प्रभाव के लिए नहीं। इन एडिशन while पोएट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इन एडिशन इसके अतिरिक्त अगर हम कहें
वाइल पोइट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कि जब पोइट्री स्ट्रॉन्ग फीलिंग को व्यक्त करती है, प्रोज इज यूज्ड फॉर लेस इमोशनल इंटेंसिटी, तो जो प्रोज होता है वो कम जो इमोशनल इंटेंसिटी होती है, जो भावनात्मक तीव्रता होती है, उसको कम थोड़ा सा व्यक्त करता है, यानी कि जो लेस इमोशनल इंटेंसिटी होती है उसके लिए हम प्रोज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको फिर से देख लो इस लाइन को। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, वाइल पोइट्री टेंड्स टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, पोइट्री जो होती है व्यक्ति की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को व्यक्त करती है। प्रोज इज यूज्ड फॉर लेस इमोशनल इंटेंसिटी, जबकि प्रोज का प्रयोग किया जाता है भावनात्मक तीव्रता यानी कम भावनात्मक तीव्रता के लिए। इन प्रोज एनालिसिस में वी स्टडी द वर्ड्स व्हेन वी स्पीक, हम जब हम बोलते हैं तो उन शब्दों का अध्ययन करते हैं। ऑफ द चॉइस के हिसाब से। वोकेबलरी, अपनी चॉइस के हिसाब से वोकेबलरी का भी यूज करते हैं। ओके, ये पेज नंबर 2 है। चलिए पेज नंबर 3 की बात करें हम, तो देखिए पेज नंबर 3 क्या कहता है आपका, टाइप्स ऑफ प्रोज। अब यहाँ हमें थोड़े से टाइप्स ऑफ प्रोज लिखने हैं। तो नरेटिव प्रोज होता है, साइंटिफिक और इन्फॉर्मेटिव होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होता है एंड रिफ्लेक्सिव प्रोज होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव और रिफ्लेक्सिव एक ही होते हैं, ड्रामेटिक प्रोज होता है। अब एक एक करके 1 बाय 1 हम इन सब का अध्ययन कर लेते हैं। नरेटिव प्रोज क्या होता है, देखिए, द पर्पज ऑफ फंक्शन ऑफ नरेटिव प्रोज इज टू टेल स्टोरी, जो उसके कार्य पर्पज और फंक्शन, उद्देश्य और कार्य हैं जो नरेटिव प्रोज के, इज टू टेल स्टोरी, वो है कहानी को बताना। वेदर ट्रू और फिक्सियस, भले ही कहानी सत्य पर है या असत्य है। फिक्सियस और नॉन फिक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन मैंने प्रारंभिक कक्षाओं में आपको बताया था किस तरह से फिक्शन और नॉन फिक्शन की हम बात करते हैं। फिक्शन मतलब फॉल्स और नॉन फिक्शन मतलब नॉट फॉल्स। नॉवल ओनली विद द शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल का जो प्रयोग किया जाता है वो केवल शॉर्ट स्टोरीज में होता है। लेटर जर्नल में होता है, करेक्टर स्केच में होता है। इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म, ये इनकी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है। दूसरी बात करें साइंटिफिक और इन्फॉर्मेटिव प्रोज की, अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट्स फंक्शन इज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, इसका जो फंक्शन है वो सूचनाओं को कम्युनिकेट करना है। इट ऑफन डिस्क्राइब थिंग्स एंड प्रोसेसेस रादर देन इवेंट्स, इट ऑफन डिस्क्राइब थिंग्स, ये ज़्यादातर थिंग्स को डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, रादर देन इवेंट्स, घटनाओं के बजाय। टेक्स्ट बुक, एनसाइक्लोपीडियाज, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स। देखो टेक्स्ट बुक, इसमें क्या क्या सम्मिलित करते हैं हम, टेक्स्ट बुक को सम्मिलित करते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज को करते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स और मैनुअल इंस्ट्रक्शन को भी करते हैं, न्यूज़पेपर को करते हैं, एंड अदर रिपोर्ट्स, दूसरी रिपोर्ट को करते हैं। बिलोंग टू दिस कैटेगरी ऑफ प्रोज, ये सारी इस प्रोज की कैटेगरी में सम्मिलित हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव एंड रिलेटिव, इसके बारे में देखिए, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रोज। द फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोज, जो आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोज है उसका जो फंक्शन है, इज टू परस्यूड द रीडर, वो है रीडर को मनाना, उनको रिझाना, टू द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर के दृष्टिकोण से। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, राइटर का दृष्टिकोण। इन ए सर्टेन थिंग्स, कुछ निश्चित थिंग्स के साथ। एसेज अंडर दिस फॉर्म कैन इंक्लूड एनी पॉसिबल सब्जेक्ट, इसके अंदर एसेज को इंक्लूड किया जाता है जो संभवतः बहुत सारे सब्जेक्ट को इसमें मिला देते हैं, सच है जैसे लव है, वॉर है, फ्यूम है, डेथ है आदि। ड्रामेटिक प्रोज की बात करें हम, ड्रामेटिक प्रोज क्या होता है, द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक प्रोज इज दैट, जो मुख्य विशेषता है ड्रामेटिक प्रोज की वो ये है कि इट स्ट्राइव्स टू कैप्चर द पैटर्न ऑफ एवरीडे कन्वर्सेशन, कि ये जो प्रत्येक दिन का वार्तालाप होता है उन चीज़ों को कैप्चर करता है, उनको पकड़ता है, उनकी बातें करता है। इट इज़ ऑफन फुल ऑफ एलिप्सिस, ये बहुत ज़्यादा भरा होता है। एलिप्सिस का मतलब होता है लोप, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म से स्लैंग का ऐसा है जो हम फॉर्मल यूज नहीं कर सकते, अच्छे लोगों के बीच में जिस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते उसे हम स्लैंग कहते हैं। एंड अदर कॉलिक्वलिज्म, और दूसरे वार्तालाप की बातों के साथ। इट इज़ क्वाइट रियलिस्टिक, ये बिल्कुल वास्तविक है। इन लैंग्वेज एंड स्टार्क इन टोन, और ये लैंग्वेज में बिल्कुल वास्तविक है और बहुत ही स्टार्क है टोन में। स्टार्क का मतलब हार्श से है, टोन में थोड़ा सा स्टार्क होता है। ये पेज नंबर आपका 3 हो गया। अब बात करें एलिमेंट्स ऑफ प्रोज।
एलिमेंट्स ऑफ प्रोज कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट मैटर एंड थीम, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लॉट, करेक्टर एंड करेक्टराइजेशन, डिक्शन एंड ग्रामर, फिगरेटिव डिवाइस, प्रोज रिद्म, मूड, टोन एंड एटीट्यूड, ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट ए, देखो ये जो क्वेश्चन है भाई ये फैक्ट बेस्ड है, इसमें ना कोई कहानी है हमारे पास, ना पोइम की फीलिंग्स है, ये थोड़ा सा डेड फीलिंग का है, इसमें आपकी कोई फीलिंग्स तो काम करेंगी नहीं, ये तो आपको बस माइंड से याद करना है और लिखना है। इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट ए प्रोज पैसेज, एक प्रोज पैसेज को अप्रिशिएट, उसकी प्रशंसा करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, इट इज़ नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, सिर्फ ये आवश्यक नहीं है कि हम उसका मीनिंग समझ लें, इट इज़ नेसेसरी टू ग्रास्प द ऑथर्स इंटेंशन, बल्कि ये बहुत आवश्यक है, ग्रास्प का मतलब ग्रहण करना, ऑथर्स इंटेंशन की हम लेखक के इरादे को ग्रहण कर लें, पकड़ लें, एंड द मीन्स ही हैज़ एम्प्लॉयड टू फुलफिल दैम, और उस साधन को पकड़ने जिसकी वजह से वो उन्हें, जिसके कारण वो उन्हें फुलफिल करना चाहता है। फाइंडिंग द मीनिंग, इसको देखिए ज़रा, फाइंडिंग द मीनिंग, हैविंग स्टडी ए नरेटिव और डेस्क्रिप्टिव प्रोज, एक नरेटिव और डेस्क्रिप्टिव प्रोज का अध्ययन करने के बाद, पैसेज का अध्ययन करने के बाद रीडर एक्वायर्स एबिलिटी, एक पाठक को प्राप्त हो जाती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड राइट, लिखने की और समझने की, इट्स जनरल मीनिंग, इसके सामान्य अर्थ, इट्स डिटेल मीनिंग, इसका विस्तृत अर्थ, एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द राइटर्स इंटेंशन, और ये एक लेखक के इरादे का सच्चा सच्चा अकाउंट हमें प्रस्तुत करता है। अब जनरल मीनिंग की बात करें, इनको थोड़ा हाईलाइट करके लिखना है आपको, मैंने अंडर भी कर दिए हैं। द मेन इवेंट्स बेस्ड ऑन डीप रीडिंग, मुख्य जो इवेंट्स होते हैं वो डीप रीडिंग पर आधारित होते हैं, डीप रीडिंग का मतलब गहन अध्ययन पर आधारित होते हैं। ऑफ द होल पैसेज आर इंक्लूडेड इन द सिंगल सेंटेंस, होल पैसेजेस, जो सारा पैसेज होता है, आर इंक्लूडेड इन ए सिंगल सेंटेंस, उसे इंक्लूड किया जाता है एक ही वाक्य में। अब डिटेल्ड मीनिंग क्या होता है इसको भी ज़रा समझें। एन एक्यूरेट अकाउंट विदाउट ओमिटिंग एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, एन एक्यूरेट, इसको थोड़ा दोबारा से देखिए जनरल मीनिंग को। द मेन इवेंट्स, जो मुख्य इवेंट्स होती हैं, घटनाएं होती हैं, बेस्ड ऑन डीप रीडिंग ऑफ द होल पैसेज, जो आधारित होती हैं पूरे पैसेज के डीप रीडिंग में। आर, ये जो आर है ये इवेंट्स के लिए लगा हुआ है, तो यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आर इंक्लूडेड, इसमें सम्मिलित किए जाते हैं इन ए सिंगल सेंटेंस, सारी इवेंट्स को एक ही वाक्य में क्या कर देते हैं, सम्मिलित कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, ये जनरल मीनिंग है। अब डिटेल मीनिंग की बात करें, एन एक्यूरेट अकाउंट विदाउट ओमिटिंग एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक एक्यूरेट अकाउंट, एक बिल्कुल सही अकाउंट, विदाउट ओमिटिंग, बिना ओमिट किए, ओमिट का मतलब है छोड़े, लोप किए आदि, एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, एनी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, किसी भी आवश्यक, एसेंशियल का मतलब परम आवश्यक सूचना को, इज गिवन इन डिटेल मीनिंग, ये दिया जाता है डिटेल मीनिंग में। डिवाइड द पैसेज इनटू इट्स मेन स्टेजेस ऑफ नरेशन, इसमें करना क्या होता है, डिवाइड द पैसेज, पैसेज को डिवाइड करना होता है, इनटू इट्स मेन स्टेजेस ऑफ नरेशन, वर्णन के मेन स्टेजेस में और डिस्क्रिप्शन के मेन स्टेजेस में, एंड देम राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच स्टेज, और प्रत्येक स्टेज का एक ब्रीफ अकाउंट लिखना पड़ता है, एक ब्रीफ पैसेज लिखना पड़ता है इन ए सिंगल पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ में। ओके, ये पेज नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 5 की बात करें, थोड़ा सा देख, अगले एलिमेंट्स की बात करें, इंटेंशन की बात करें। ए नरेटिव डज नॉट जस्ट टेल ए स्टोरी, ए नरेटिव डज नॉट जस्ट टेल ए स्टोरी, एक जो नरेटिव होता है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बताता, ठीक है। समटाइम देयर इज़ अ डीपर मीनिंग, कभी कभी बड़ा गहन मीनिंग भी होता है बिहाइंड द स्टोरी, इस स्टोरी के पीछे। इंटेंशन में कमेंट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, जो इसका इरादा होता है वो कमेंट कर सकता है, टिप्पणी कर सकता है मानव व्यवहार पर, और एन सोसाइटी, और एक समाज पर। इट ट्राइज टू फाइंड आउट द सेंट्रल पर्पस, ये कोशिश करता है सेंट्रल पर्पस यानी केंद्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने की, ऑफ ए डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन के केंद्रीय उद्देश्य की, पर्पस की फाइंड आउट करने की ये कोशिश करता है। क्या? इंटेंशन, ठीक है। अब बात करें एप्रिसिएशन की। एप्रिसिएशन क्या होता है? व्हेन एप्रिशिएटिंग ए नरेटिव पैसेज, जब हम एक नरेटिव पैसेज को एप्रिशिएट कर रहे होते हैं,
कंसिडर हाउ द राइटर टेल्स द स्टोरी, तो हमें ये जानना चाहिए कि कहानी को कैसे एक लेखक बता रहा है। हाउ ही डिस्क्राइब सीन्स, वो कैसे सीन को डिस्क्राइब करता है। एंड पीपल, कैसे लोगों को वर्णन करता है। नाउ द करेक्टर थिंक टॉक और एक्ट, कैसे करेक्टर सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, और कैसे उसके जो चरित्र हैं, करेक्टर हैं, पात्र हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं। एप्रिसिएशन हेयर इन्वॉल्व्स ए स्टडी, एप्रिसिएशन में यहाँ इन्वॉल्व होता है एक अध्ययन। ऑफ द वे ऑफ पीस हैज़ बीन रिटन, उस पैसेज का जिस तरह से वो लिखा गया है। नोट की बात करें, नोट द डिवाइसेज यूज्ड मे बी पुट इनटू टू क्लासेस, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन का। द डिवाइसेज यूज्ड मे बी, जो डिवाइस यूज किए जाते हैं प्रोज एप्रिसिएशन के लिए, मे बी पुट इनटू टू क्लासेज, उसे दो क्लासेज में बांटा जाता है, दो वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं साहब ये दो वर्ग देखें, एक तो है स्ट्रक्चरल डिवाइसेस और दूसरा है सेंस डिवाइसेस। ओके, चलिए स्ट्रक्चरल डिवाइसेस की बात करें तो इस स्ट्रक्चरल डिवाइसेस में पहला है यूनिटी। व्हेन कंसीडरिंग यूनिटी, जब हम यूनिटी की विचार कर रहे होते हैं, यू शुड शो हाउ ए पीस ऑफ नरेटिव प्रोज हैज़ बीन पुट टुगेदर। यू शुड शो, तो तुम्हें ये दिखलाना पड़ता है, हाउ ए पीस ऑफ नरेटिव प्रोज, किस प्रकार से एक नरेटिव प्रोज हैज़ बीन पुट टुगेदर, उसे साथ साथ रखा गया है। बट यू शुड नॉट रिपीट योर अकाउंट ऑफ द डिटेल मीनिंग, और तुम्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आप उस अकाउंट को रिपीट नहीं कर सकते। यानी यूनिटी का मतलब है कि आप विचारों को एक साथ रखें, ठीक बात है, और ऐसा नहीं है कि आप उसी विचार के साथ दूसरा भी एक अकाउंट बना दें, दूसरा उसी प्रकार से लिख दें। कॉन्ट्रास्ट की बात करें यूनिटी के बाद, कॉन्ट्रास्ट क्या है? द प्लेसिंग ऑफ अपोजिट पिक्चर्स साइड बाई साइड, अपोजिट पिक्चर को साइड बाई साइड रखना इज़ वेरी ऑफन यूज टू बैलेंस, ऐसा सामान्यतः बैलेंस बनाने के लिए किया जाता है एक नरेटिव का। नरेटिव शब्द समझ रहे होंगे, बार बार आ रहा है। नरेटिव का मतलब यहाँ पैसेज से है, ठीक है। नरेटिव में कहानी वगैरह सारी चीज़ आते हैं, पैसेज आते हैं। द टू सिचुएशन रन पैरेलल, दो स्थितियाँ साथ साथ चलती हैं। अनटिल दे फाइनली मीट, और अंत में वो एक दूसरे से मिलती हैं। द पॉइंट एट विच दे मीट, और जिस पॉइंट पर वे आकर मिलती हैं, इज ऑफन क्लाइमैक्स इन द स्टोरी, वो स्टोरी का सामान्यतः क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स में चरम सीमा, जहाँ अंत होता है। इन डेस्क्रिप्टिव राइटिंग, डेस्क्रिप्टिव राइटिंग में कॉन्ट्रास्ट इज यूज्ड टू ऐड इंटरेस्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध, विरोध को जोड़ा जाता है इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। एंड कलर टू द ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को रंगीन बनाने के लिए, दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, जिसका वर्णन किया जा रहा है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द नरेटिव, ये नरेटिव का बड़ा ही परम आवश्यक पार्ट होता है। फॉर इट इज़ बाय दिस मीन्स, इस तात्पर्य से, दैट एन ऑथर सेट्स हिज सीन, कि ऑथर जो होता है, लेखक अपने सीन प्रस्तुत करता है, रखता है। एंड गिव्स हिज रीडर ए सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, और अपने रीडर के लिए सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, समय और स्थान का एक सेंस प्रदान करता है। ये आपका पेज नंबर 5 है। चलिए पेज नंबर 6 की बात करें, नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन का उसकी बात करें। डायलॉग। व्हेन कंसिडरिंग डायलॉग ऑलवेज ऑब्जर्व हाउ ए राइटर मेक्स द टोन वेरी इन द वर्ड्स स्पोकन बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स। व्हेन कंसिडरिंग डायलॉग, जब हम डायलॉग की बात कर रहे होते हैं, डायलॉग की चर्चाएं कर रहे होते हैं। ऑलवेज ऑब्जर्व, तो हमेशा ये ऑब्जर्व करते हैं, बड़े ध्यान से देखते हैं किस बात को। हाउ ए राइटर मेक्स द टोन वेरी, किस प्रकार से एक लेखक टोन को विविध बना देता है। वेरी का मतलब भिन्न भिन्न, विविध बना देता है। इन द वर्ड्स स्पोकन, शब्द बोलने से। बाय डिफरेंट कैरेक्टर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के पात्रों के माध्यम से। इन ए डेस्क्रिप्टिव पैसेज, एक वर्णनात्मक पैसेज में, यू डू नॉट एक्सपेक्ट डायलॉग, तुम डायलॉग की आशा नहीं कर सकते हो। बट यू शुड सर्टेनली लुक फॉर एसोसिएशन, लेकिन तुम उनमें एक एसोसिएशन, सह संबंध और संबंध की आशा जरूर कर सकते हो। और इसके बाद दूसरे डिवाइसेज हैं, सेंस डिवाइसेज हैं। देखो ये जो डिवाइसेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। बाकी आगे से थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, बीच के जो पेजेस हैं, लेकिन इसमें सेंस डिवाइसेस वगैरह आपको बिल्कुल एक्यूरेट लिखने हैं। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने एक्यूरेट लिखा तो आपको पूरे नंबर भी देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिखोगे नंबर कट जाए, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं लिखोगे तो कट जाएंगे, पूरा लिखा तो पूरा ही मिलेंगे।
सेंस डिवाइसेस की बात करें, इन सेंस डिवाइसेस वी कैन इंक्लूड स्टाइल। सेंस डिवाइसेस में हम इंक्लूड करते हैं स्टाइल को, यूज ऑफ वर्ड्स को, मेटाफर और सिमिली को। स्टाइल की बात करें, बाय स्टाइल वी मीन द वे। स्टाइल से हमारा मतलब है ही हैंडल्स ऑल डिवाइसेस जनरली। ही का मतलब यहाँ ऑथर है, ही का मतलब क्या है, लेखक है। ही हैंडल्स ऑल डिवाइसेस जनरली, कि वो सामान्य तौर पर सारे डिवाइसेस को हैंडल करता है। ए राइटर मस्ट टेक वेरी ग्रेट केयर टू द अडेप्ट हिज स्टाइल। ए राइटर मस्ट टेक वेरी ग्रेट केयर, एक लेखक जो होता है बड़ा केयर करता है टू अडॉप्ट हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, अपने लेखन की शैली को अडॉप्ट करने के लिए, टू हिज सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट मैटर के साथ। यूज ऑफ वर्ड्स, मेटाफर, सिमिली की बात करें, द वे एन ऑथर हैंडल्स वर्ड्स, जिस तरीके से एक लेखक शब्दों को हैंडल करता है, नॉट ओनली गिव्स हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग, ना केवल प्रदान करता है अपने लेखन शैली को ए डेफिनेट क्वालिटी, एक निश्चित क्वालिटी के साथ, बट एड्स कलर टू हिज नरेटिव, बल्कि अपने वर्णन में रंग भी जोड़ता है, कलर भी जोड़ता है। एंड एनेबल्स द रीडर टू इमेजिन, और पाठकों को एनेबल बनाता है इमेजिन करने के लिए, मोर रेडिली व्हाट इज हैपनिंग, उस तथ्य के लिए बहुत ज़्यादा तैयार करके कि क्या घटित हो रहा है। इन्फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रोच कैन ऑफन डू विदाउट एनी फिगरेटिव। इन्फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रोच, जो इन्फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव प्रोच होता है, कैन ऑफन डू विदाउट एनी फिगरेटिव लैंग्वेज, ये सामान्यतः बिना फिगरेटिव लैंग्वेज के यूज होता है। अब ये फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है? देखो, फिगरेटिव लैंग्वेज से हमारा तात्पर्य है कि जिसमें अलंकार आदि का प्रयोग किया गया हो। तो प्रोज में सामान्यतः इन चीज़ों का ज़्यादा यूज नहीं होता है। इवन स्टोरीज कैन बी टोल्ड विदाउट इमेजरी, यहाँ तक कि जो कहानी जो इसका पार्ट है प्रोज का, वो भी बिना किसी अलंकार के, इमेजरी के यूज होती है। प्रोज रिद्म की बात करें, रिद्म मीन्स फ्लो, रिद्म का शाब्दिक अर्थ होता है फ्लो। प्रोज रिद्म इज प्लीजिंग फ्लो ऑफ साउंड्स, प्रोज जो रिद्म होती है वो आनंद प्रदान करती है रिद्म मीन्स फ्लो, प्रोज रिद्म इज प्लीजिंग फ्लो ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। जो प्रोज रिद्म होती है इस प्लीजिंग, प्रसन्नता प्रदान करती है, किसके लिए? फ्लो ऑफ साउंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा की ध्वनियों के फ्लो के साथ। इफ़ द फ्रेजेज एंड क्लॉजेज हैव रिपीटेड, अगर फ्रेजेज और क्लॉजेज को रिपीट किया जाता है, द प्रोज पीस हैज़ ए रिकॉग्निजेबल काइंड ऑफ रिद्म, तो ये जो प्रोज होता है उसकी एक रिकॉग्निजेबल, एक पहचान वाला प्रकार बन जाता है रिद्म का एक जाना पहचाना प्रकार बन जाता है। और इस प्रकार को क्या कहते हैं हम? बैलेंस रिद्म कहते हैं। इसी प्रकार की स्टाइल को क्या कहा जाता है? बैलेंस रिद्म कहा जाता है। अब ये लास्ट पेज की तरफ चलते हैं। चलिए अंतिम चरण में चलें क्वेश्चन के। मूड, टोन एंड एटीट्यूड, इट इज़ ऑलवेज, देखिए, इट इज़ ऑलवेज टाइज अप विद इंटेंशन। ये जो प्रोज होता है हमारा सदैव टाइज होता है, टाइज अप होता है इंटेंशन के साथ, पर्पज के साथ, और थीम ऑफ द राइटर, और लेखक की थीम के साथ। द मूड एंड टोन इज कन्वेड इक्वली, मूड और टोन जो होते हैं वो सामान्यतः कन्वे किए जाते हैं समान रूप से थ्रू डिक्शन एज द थ्रू पंक्चुएशन, डिक्शन के माध्यम से, पंक्चुएशन के माध्यम से। डिक्शन एंड ग्रामर, अगर डिक्शन और ग्रामर की बात करें तो उसका क्या रोल होता है? द वर्ड डिक्शन स्टैंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, पहले बता चुका हूँ डिक्शन का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों को चुनना होता है, और वोकेबलरी एक ही बात है। राइटर्स यूज वर्ड्स कॉन्शियसली, लेखक जो होता है वो जानबूझ करके शब्दों का प्रयोग करता है, फॉर देयर साउंड इफेक्ट, उनके ध्वनि प्रभाव के लिए। सम राइटर आज फास्टिडियस, कुछ जो राइटर होते हैं वो फास्टिडियस होते हैं। फास्टिडियस का मतलब है तुनक मिजाज होते हैं, शब्दों के चयन में बड़ा तुनक मिजाजी होते हैं इन देयर डिक्शन, वाइल अदर्स आर कॉनोटेटिवली और फिगरेटिवली, और दूसरे जो होते हैं वो बड़े अर्थपरक होते हैं। कैनोटेटिवली का मतलब फुल ऑफ मीनिंग्स, शब्दों को भर करके उनका यूज, यानी कि जिन शब्दों का बहुत भारी यूज होता है, मीनिंग होता है, उनका प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ भी यूज कर देते हैं। ग्रामर इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन प्रोज राइटिंग, ग्रामर जो होती है वो समान रूप से महत्वपूर्ण है प्रोज राइटिंग में। वाइल द रूल्स ऑफ ग्रामर कैन बी सेफली इग्नोर्ड इन पोइट्री, जबकि यहाँ देखो बहुत अच्छी लाइन है ये, वाइल द रूल्स ऑफ ग्रामर कैन बी सेफली इग्नोर्ड इन पोइट्री, ग्रामर के जो नियम होते हैं वो पोइट्री में उनको इग्नोर कर दिया जाता है, जबकि दे कैन नॉट बी शो ट्रीटेड इन प्रोज, प्रोज के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रोज में आपको पूरा ग्रामर का ध्यान रखना होता है,
पोइट्री के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। ओविंग टू देयर हार्शनेस सर्टेन एक्सप्रेशंस आर अवॉइडेड। अच्छा देखो, प्रोज में कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं, यानी उन्हें हम काव्य दोष कहते हैं, डीमेरिट्स और फॉल्ट्स ऑफ लिटरेचर हम कहते हैं उन्हें। मीनिंग उनका ठीक है, मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काव्यात्मक दोष पैदा करते हैं। चलिए, अब सारी चीज़ें समझाना वीडियो के माध्यम से वो पॉसिबल नहीं है, तो आप अभी टाइम भी कम है, तो आप एज इट इज़ इस क्वेश्चन को तैयार करें। ओविंग टू देयर हार्सनेस, अपनी हार्सनेस की वजह से, कड़वाहट की वजह से, सर्टेन एक्सप्रेशन आर अवॉइडेड, कुछ एक्सप्रेशन को अवॉइड किया जाता है बाय गुड राइटर्स, अच्छे लेखकों के द्वारा, जैसे कि फेयर सेक्स, ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्लोली एंड श्योरली, etc. इन नटसेल वी कैन से निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि इन एप्रिशिएटिंग एनी प्रोज पीस, किसी भी प्रोज पीस की प्रशंसा करना, आलोचना करना, वी मस्ट कंसिडर टू थिंग्स, ऐसा करते समय हमें प्रोज एप्रिसिएशन करते समय दो चीज़ों की बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। द मैटर्स, पहला तो है मैटर, और मैटर का क्या मतलब है, व्हाट द राइटर सेज, एंड द स्टाइल। मैटर का मतलब है व्हाट द राइटर सेज, जो लेखक कहता है या वो कहना चाहता है, एंड द स्टाइल, और दूसरी कौन सी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, स्टाइल, अर्थात द वे वी सेड, किस प्रकार से वो उस बात को कहता है। मैटर एंड स्टाइल वेरी इन इम्पोर्टेंस, मैटर और जो स्टाइल हैं वो बड़ी विविध हैं इन इम्पोर्टेंस, महत्व में, अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ द राइटर, लेखक के उद्देश्यों के आधार पर, लेखक के उद्देश्यों के अनुसार मैटर और स्टाइल कैसे होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही विविध होते हैं। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। हमने कोशिश की है इसे कम समय में समझाने की, गति भी थोड़ी फास्ट रही है, ये भी हम समझते हैं कि समझना थोड़ा सा कठिन भी होगा, ठीक है, लेकिन अब परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता। तो आप इसे इसकी PDF मैंने आपको पहले ही भेज दी है, तो आप इसे एक दो बार पढ़ लें, सिर्फ वीडियो को सिर्फ सुन लें, अपने जो लिखा है उसमें से PDF में से उसे, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंस बहुत है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू।